हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 6 में बेटा आज के लेक्चर में देखते हैं फैराडेस लॉ देखना है, लेंस लॉ देखना है और यहाँ पे आज फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने बोला था फाई और इलेक्ट्रिक था इसलिए यहाँ पे ई लिखते थे, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे, फाई बी। लॉजिक दोनों में सेम है। कोई भी प्लेन ऑफ द पेपर आपको कंसीडर करना है, ठीक है। कोई भी प्लेन ऐसे मान लो कि ये जो प्लेन है मैंने यहाँ पे कंसीडर किया और ये मेरी मैग्नेटिक लाइंस है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस इससे परपेंडिकुलर जितनी भी पास होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस प्लेन इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी का यूज होता है। एक तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपने बोला इसलिए मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी वेक्टर, और जो ये प्लेन है उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा तो ए मतलब बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों का आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, डॉट यहाँ से हटा दिया तो कॉस थीटा बन गया। तो वैसे ही सेम यहाँ पे देखोगे या कोई इर्रेगुलर शेप लेते हैं, इर्रेगुलर शेप, ठीक है। अभी इर्रेगुलर शेप के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ जो पास हो रही है यहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया कंसीडर किया है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया मतलब dA1 हो गया और ये मैग्नेटिक लाइंस तो है ही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया बी। ऐसे dA1, dA2, dA3 ऐसे नंबर ऑफ एरियाज होंगे, ठीक है। तो टोटल मेरे को फ्लक्स अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो B इंटू dA1 होगा, सेकंड B इंटू dA2 होगा, प्लस अप टू डैश B प्लस अप टू डैश होगा B इंटू dA3। तो सबको एक साथ अगर मर्ज करना हो तो सिग्मा ऑल डी है I इज इक्वल टू 1 से n लेंगे और B इंटू क्या कर देंगे dI1, ओके। तो फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ओके। तो आपको याद रखना है फाई बी इज इक्वल टू बी ए मतलब फाई मतलब फाई और बी ए मतलब बा, फाई बा याद रखो। तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला कभी आपको कभी आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक तो यूनिट कि चलो भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसका यूनिट क्या हो गया, तो बी है मतलब टेस्ला और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा यूनिट इसका याद रखो वोल्ट इंटू सेकंड भी है, कौन सा है, वोल्ट इंटू सेकंड। और जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड यूनिट है वो भी फेमस है, उसको हम बोलते हैं वेबर। क्या है बेटा, वेबर है, तो ये भी इसका एसआई यूनिट है, डन। और ये हो गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फार्मूला तो कैसे एक्वायर करते हैं आपने 11th में सब देखा ही है, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो m1 L2 T-2 और A-1, ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। तो ये होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात। अभी स्टेट एंड एक्सप्लेन द फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेस लॉ, तो पहले तो फैराडेस लॉ है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका रेट ऑफ चेंज लिया हमने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल इज विच इंड्यूस द ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ में लिख रहा हूँ फॉर एनी क्लोज लूप, क्लोज लूप मतलब एनी ऑफ द कॉइल, the rate of change of magnetic flux induced EMF, rate of change of magnetic flux which induce the EMF। बट यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आपको दिए वो नेगेटिव साइन किस लिए आई, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, वो अपोज कर रहा है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो साथ में इलेक्ट्रिक करंट भी इंड्यूस्ड होगा। तो एक चेन याद रखो
कि जैसे फ्लक्स में आप कोई भी वेरिएशन करते हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखा आपने ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जब भी ईएमएफ होता है तो उसके साथ क्या होता है, करंट भी होता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ओके, फ्लक्स, उसके बाद ईएमएफ, और ईएमएफ के साथ क्या होता है बेटा, करंट होता है। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट करंट जनरेट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो हियर द इंड्यूस्ड करंट opposes the magnetic flux मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अभी देखो इस कोइल के अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो यही फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, -n से मल्टीप्लाई कर दो, d∅v डिवाइड बाई dt। ओके, चलो ये हो गया ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स भी हो गया यहाँ पे, d∅/dt। तो वेबर पर सेकंड भी बोल सकते हो। ईएमएफ का यूनिट इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वेबर पर सेकंड, क्योंकि इसका वेबर हो गया और इसका सेकंड हो गया। क्लियर, तो ये हो गया बेटा अपना फैराडेज लॉ। क्या हो गया, फैराडेज लॉ। अभी हमारे पास लेंज लॉ। लेंज लॉ की डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करनी हो तो आप कैसे करोगे, तो पहले तो याद रखो यहाँ पे मैंने कोइल ली है। एक सर्कुलर जो कोइल होती है वो सर्कुलर कोइल के दो एंड्स होते हैं। ठीक है, मान लो कि ए एंड है और ये बी एंड है, ये ए एंड है और ये बी एंड है। अगर मैं देख रहा हूँ कोई भी एक एंड से, मान लो इस एंड से, आई मेरी इस साइड पे है, कोई भी एक एंड से मैं दिख रहा, तो यहाँ पे मान लो कि इसका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो कोइल का वो वाला जो एंड है वो नॉर्थ पोल होगा। जहाँ से आप देख रहे हो, सही से समझना, जहाँ से हम देख रहे हैं वो वाला जो एंड है वो नॉर्थ होगा, क्योंकि देखो नॉर्थ में ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बट उसका दूसरा एंड जो होगा वो साउथ होगा। ठीक है, सिमिलरली इस साइड पे मान लो आप इस एंड से देख रहे हो, ठीक है, तो जिस एंड से आप देख रहे हो उसमें करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, तो वो वाला जो एंड होगा वो बेटा कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। बट दूसरा एंड जो होगा, अनदर एंड होगा, वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। क्लियर, प्रूव दैट द लेंज लॉ इज अ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द स्टेट लेंज लॉ। लेंज लॉ को, लेंज लॉ है उसका स्टेटमेंट, उसको डिक्लेयर करो, और सेकंड है वो एनर्जी कंजर्वेशन की जो थ्योरी है उसको ओबे करता है, ये आप यहाँ पे दिखाओ। तो देखो पहले तो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इफ टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। ये है लेंज लॉ का स्टेटमेंट। इसमें ये बोला गया है तो पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की पोलैरिटी में यहाँ पे बेटा हमने लिया है नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों लिया है, इफ टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट, अगर उसमें से करंट जनरेट होता है तो करंट क्या करता है, ओपोजिस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है उसको ओपोज करता है, और ओपोज करता है इसलिए तो यहाँ पे हमने क्या, कौन सा लगाया, नेगेटिव सिंबल लगाया। और एक प्रैक्टिकल में भी हमने देखा था कि यहाँ पे कोइल, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक मैग्नेट लिया था, बार मैग्नेट। ये कौन सा है, बार मैग्नेट। तो एक्चुअल में बार मैग्नेट में क्या होता है कि जैसे बार मैग्नेट में आप ऐसे इसको घुमाते हो, इस साइड पे लेके आते हो, तो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे क्या होती है, जनरेट रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर, तो यहाँ पे हमने कोई एक कोइल ली है और यहाँ पे बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप इस साइड पे लेके आते हो तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट होती है, जिससे गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर है वो प्लस माइनस उस तरह से हो सकता है, उसका डिफ्लेक्शन होता है। जैसे नज़दीक लाते हो तो उसका डिफ्लेक्शन कोई एक डायरेक्शन में होता है, जिससे दूर ले जाते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है।
तो इसमें भी ऐसा होता है कि जब इसमें से करंट जनरेट होता है, वो चेंज ऑफ जो फ्लक्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, उसको क्या करता है बेटा, ये ऑपोज करता है। ओके, चलो तो आज दूसरा भी इसमें क्वेश्चन है, वो भी एक बार साथ में देख लेते हैं कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी कंसेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी कंसेप्ट है। उसमें एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पे देखो, ये हमने बार मैग्नेट लिया है, ये हो गया बार मैग्नेट, ये भी हो गया बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को, जैसे ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ पोल को आप इस साइड पे लेके आओगे, मतलब कोइल के पास अगर लेके आओगे तो ए नॉर्थ और ए भी नॉर्थ पोल हो गया। तो दोनों अगर सिमिलर है, अगर सिमिलर पोलैरिटी है तो क्या होगा, सिमिलर पोलैरिटी है तो एक दूसरे को ओपोज करेंगे। जब ओपोज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें वर्क करना पड़ेगा। आप मान लो कि यहाँ पे एक कोइल है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली बताते हैं आपको। यहाँ पे कोइल है और ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का ए वाला कौन सा, नॉर्थ पोल है, और ए भी कोइल का नॉर्थ पोल है। मैं इस साइड पे इसको लेके आया तो क्या होगा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपल बैक करेंगे, मतलब मेरे को इस साइड पे उसको अपोज करेंगे, वहाँ पे जाने नहीं देंगे। बट यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा है कि नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल है, मेरे को वहाँ पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ओपोज कर रहा है इसलिए वर्क डन करना पड़ा, अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ा। तो मेरी जो एक एनर्जी थी, वर्क की एनर्जी थी, वो किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे करंट भी है, इसलिए वहाँ पे I²RT के अकॉर्डिंग वहाँ पे जूल हीट भी जनरेट होगी। तो एक एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया दूसरी एनर्जी में। सेम यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल है और इसमें साउथ पोल है मान लो, तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, उसमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। तो लेंज लॉ ये यहाँ पे आपको बताता है कि आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तभी जाके तो एनर्जी का कंजर्वेशन का लॉ है वो यूज़ होगा। अदरवाइज उसका जो स्टेटमेंट है वो फिर से क्या हो जाएगा, इसमें ट्रिपल बैक हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो ऐसे बताया, एरो यहाँ पे है, मतलब ए राइट है, क्योंकि ये साउथ पोल है और इस साइड पे एरो है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे से रिपल बैक अगर हो रहे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट हम अट्रैक्ट करने नहीं दे रहे, मतलब इसको इस तरह से खींच रहे, तो भी वर्क डन करना पड़ेगा, तभी ये कंसेप्ट होगा, वो भी इसमें यूज़ होगा। तो अल्टीमेटली जो अट्रैक्शन होता है उसका जो फोर्स है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, जूल हीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट है जो लेंज लॉ में अप्लाई होता है। ओके, तो लेंज लॉ है वो एक्चुअल में याद रखो, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसको हाईलाइट कर देना। लेंज लॉ जो है वो क्या बताता है आपको, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, वो ईएमएफ की आपकी डायरेक्शन शो करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।